ओके, सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने वाटर के बारे में इस वाले लेक्चर में डिस्कशन करनी है। तो चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया है और आप लोगों का ये मेरे ख्याल में कि 4th लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का। हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि वाटर इम्पॉर्टेंट क्यों है, लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ में वाटर क्यों पाया जाता है और वाटर के बग़ैर आप लोग बोलेंगे कि लाइफ क्यों पॉसिबल नहीं है। वो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि इस वाले चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जो एग्जांपल्स है वो है वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एग्जांपल्स है, प्रोटीन एग्जांपल्स है, लिपिड एग्जांपल है और इसी के साथ साथ डीएनए आरएनए जो आप लोग पढ़ते हैं ये एग्जांपल है। हम डिस्कशन कर लेते हैं वाटर के हवाले से और बाकी जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, जो फर्स्ट पैराग्राफ बुक के अंदर लिखा है। मैंने लिखा है कि लाइफ एवॉल्व्ड इन वाटर। जब आप लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग पढ़ेंगे कि इमर्जेंस ऑफ वाटर, इमर्जेंस ऑफ लाइफ जो हुआ है, पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर के अंदर बना है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इस प्लेनेट के ऊपर वाटर आ गया तभी ऑर्गेनिज़म जो है वो बन गया। आजकल आप लोग देख ले, जो हम एक्सोबायोलॉजी पढ़ते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेनेट के बाहर कहीं जाके और ऑर्गेनिज़म्स या वाटर हमें कहीं मिल जाए। तो सपोज़ करते हैं फॉर वाइल एक प्लेनेट है और उस प्लेनेट के ऊपर हमें वाटर मिल गया, तो आप समझे कि वहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल हो सकता है। सो हमें अगर किसी प्लेनेट के ऊपर लाइफ को ढूंढना है और लाइफ हम वहाँ नहीं दे सकते, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले वाटर सर्च कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के लिए वाटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मैंने पॉइंट लिखा है कि वाटर इज़ रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है। लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि इसी वजह से हमारे इस प्लेनेट का सर्वाइवल है। फोटोसिंथेसिस हमें ऑक्सीजन देता है, फोटोसिंथेसिस हमें फूड देता है। फोटोसिंथेसिस ख़त्म कर दे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा इस प्लेनेट पे, और ये उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, ये उसके लिए रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे इस प्लेनेट के सर्वाइवल में, हमारी सर्वाइवल में, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में वाटर का बहुत बड़ा रोल है। आगे मैंने लिखा है कि 70% ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। तमाम आप लोगों ने पिछला वो टेबल डिस्कस किया था कि 15% या ये आप लोगों ने पढ़ा था 18% प्रोटीन होते हैं। वाटर आप लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे सेल में 70% होता है। इसी के साथ साथ मैंने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद वाटर अवेलेबिलिटी। आप लोग देख लेना कि डेजर्ट्स में, सहरा में आप लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है वो भी कम है। जहाँ पर वाटर ज़्यादा होता है वहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इवन अगर आप लोग ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन भी इस प्लेनेट के ऊपर देख लेना, तो जहाँ वाटर मौजूद होता है उस वाटर के अराउंड काफ़ी सारे ह्यूमन पॉपुलेशन होगा, और अगर वाटर नहीं हो तो वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन कम होगा। आगे मैंने लिखा है कि इट इज़ मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन लिविंग थिंग। ऊपर लिखा है 70% है, नीचे मैंने लिखा है मोस्ट अबंडेंट है, तो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम इसके हवाले से नहीं होगा। इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पर मैंने की है। आप लोग देखें ना कि बोन्स और सीड्स, नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये तो रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं। कभी कभार फील होता है कि सीड बिल्कुल एक सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, बोन सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अगर हम उसका कंपोजिशन चेक करते हैं तो बोन और सीड में 20% वाटर होता है। ब्रेन को अगर चेक किया जाए, ब्रेन को अगर देखा जाए तो इंतहाई फ्रेजाइल और सॉफ्ट ऑर्गन है। ऑलमोस्ट 90% आप लोग बोलेंगे कि हमारा ब्रेन जो है वो वाटर है। और अगर एक्सट्रीम केस में देखा जाए तो जेली फिश की जो बॉडी होती है वो आप बोलेंगे कि 99% किस चीज़ से बनी है, वो वाटर से बनी है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जस्टिफाई करने की मैं कोशिश कर रहा था कि वाटर इंतहाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारा जो सर्वाइवल है वो वाटर के बग़ैर नहीं होता। क्वेश्चन ये है कि वाटर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन ये है कि वाटर के ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो सर्वाइवल है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो हमने इस वाले लेक्चर के अंदर क्या करना है, इस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है कि वाटर के वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है
प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। लिखा है कि ऑल्दो इट इज़ अ सिंपल मॉलिक्यूल, वाटर हैज़ सम सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज़ विच इंक्लूड्स फॉलोइंग। ये तो खैर जनरल सा स्टेटमेंट है। जो प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से है, वो ये है। हाई पोलैरिटी हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने डिस्कस करना है, कोहेशन एंड एडहेशन हमने डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ हाई स्पेसिफिक हीट हमने डिस्कस करना है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने पढ़ना है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन हमने डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हमने डिस्कस करना है, और आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के साथ साथ लोअर डेंसिटी ऑफ आइस हमने डिस्कस करना है। ये सारे हमारे टॉपिक्स होंगे। तो ये 7 हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ने हैं। ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस क्या होगा इस टॉपिक का। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा कि हाई पोलैरिटी का क्या मतलब है। तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा ना, आप लोगों को लगे कि ये तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और वाकई हम केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। फिर थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करूँगा कि इस टॉपिक का किसी लिविंग थिंग में इम्पॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक का किसी लिविंग थिंग में फ़ायदा क्या है। फिर हम टॉपिक की तरफ आएंगे। तो असल में जो आप लोगों का फोकस होगा वो किस चीज़ पे होना चाहिए, इम्पॉर्टेंस पे होना चाहिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की केमिस्ट्री को फॉर वाइल डिस्कस करके सीधे इम्पॉर्टेंस की तरफ जाएंगे। पेपर में जो आएगा वो इसका इम्पॉर्टेंस आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हाई पोलैरिटी की तरफ जाते हैं। हाई पोलैरिटी क्या होता है, कैसे होता है, वाटर क्या है, एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पर पॉइंट बुक से लिया है कि द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब ये वाला एटम इस वाले एटम के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड हो तो नॉर्मली ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का होगा। मतलब कि म्यूचुअल शेयरिंग जो है होगा, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये तो सबको पता है, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लिखा है कि नॉर्मली द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज़ फेयरली इक्वल एंड द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ सेड टू बी नॉन पोलर। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आप बोलेंगे कि ये दोनों एटम्स के बीच में सेंटर में आप समझे कि मौजूद होते हैं, दोनों के पास इक्वल टाइम जो है वो गुजार रहे होते हैं। तो इसकी वजह से हम बोलेंगे ऐसे बॉन्ड को हम नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि असल में ऐसे बॉन्ड में इन मॉलिक्यूल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई नहीं होगा। आप समझिए कि सेम इस पे क्या होंगे, पोलर सेम इस पे क्या होंगे, चार्जेस मौजूद होंगे। लेकिन डिस्कस किया है कि इन द केस ऑफ वाटर हाउएवर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज़ नॉट कम्प्लीटली इक्वल, सो द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ पोलर। लिखा है कि जब हम किस चीज़ की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर में आप लोग पढ़ते हैं कि एक ऑक्सीजन है और 2 उसके पास यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये देख ले, ये वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस वाले हाइड्रोजन का। लिखा है कि बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम्प्लीटली इक्वल नहीं होता, बल्कि वो ऑक्सीजन के टुवर्ड्स थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये पोलर बॉन्ड है। ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन लगाए हैं किस चीज़ को शो कर रहा है, ये बॉन्ड को शो कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। आगे मैंने लिखा है कि अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड क्लोजर to the more electronegative atom, making it partially negative and other atom partially positive. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बॉन्ड को हम बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम डिस्क्राइब करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें जो शेड पेयर होता है वो एक एटम अपनी तरफ क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जब एक अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर देता है, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, ये सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है स्लाइट, इंतहाई थोड़ा सा, पार्शियल का मतलब होता है इंतहाई थोड़ा सा। एक पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे डिस्कस किया है कि thus in H2O the O atoms actually has a slight negative charge and each H atom has a slight positive charge even though H2O is neutral। लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप देख लेना, ये है H2 और O।
तो इसमें लिखा है कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल मतलब कि स्लाइट नेगेटिव है और स्लाइट यहाँ पर कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो ये वाला साइड जो है ये नेगेटिव बन गया और ये वाला साइड क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। एज अ होल लिखा है कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है, एज अ होल न्यूट्रल होता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज इस वजह से आया है क्योंकि इधर पॉजिटिव आया है ना, तो एज अ होल आप लोग बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है, लेकिन पोल्स इसमें मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स इसमें मौजूद है। आगे डिस्कस किया है, बिकॉज ऑफ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, इट हैज स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड स्लाइटली पॉजिटिव पोल। लिखा है कि इसी पोलर बॉन्ड की वजह से एक नेगेटिव पोल ये बन गया और पॉजिटिव ये बन गया, तो हम कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्ट में क्या बताया कि हम थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हम थोड़ी देर के लिए ये केमिस्ट्री पढ़ रहे थे कि वाटर क्या चीज़ है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्वेश्चन ये है इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, बायो में इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, लिविंग थिंग्स के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो आपकी बुक में डिस्कस किया है कि इसी हाई पोलैरिटी की वजह से वाटर एक्ट कर रहा होता है एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। आप लोग बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ हाई पोलैरिटी वाटर क्या करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, आप लोग इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर ले। लिखा है कि दिस इज़ द पोलैरिटी ऑफ वाटर दैट मेक इट एन एक्सीलेंट और यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस। यू नीड टू रिमेंबर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है हर चीज़ को डिज़ोल्व करने वाला। वाटर कभी भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट टेक्निकली नहीं है। अगर वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता तो जिस पाइप के अंदर वाटर जा रहा है उसको डिज़ोल्व करके बाहर निकल आता, ग्लास के अंदर आपने वाटर डाल दिया तो उसको डिज़ोल्व करके बाहर निकल आता, टैंकी के अंदर वाटर मौजूद होता तो उसको डिज़ोल्व करके बाहर निकल आता। यू नीड टू रिमेंबर कि ट्रू सेंस में वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, असल में ये वाहिद सॉल्वेंट है जो बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल लिखा है कि ये पोलर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है। तो एक इम्पॉर्टेंस में वाटर का क्या डिस्कस करूँगा, जब मैं अपने नोट्स इसके लिखूँगा तो मैं बोलूँगा ये पोलर सब्सटेंसेस को क्या करता है, डिज़ोल्व करता है, पहला पॉइंट। दूसरा लिखा है कि ionic compounds are electrolytes, non-polar substances having charged group in their molecule can easily dissolve in water। डिस्कस किया है कि सिर्फ और सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस को नहीं डिज़ोल्व करता बल्कि आयोनिक सब्सटेंसेस को भी डिज़ोल्व करता है, या इवन नॉन पोलर सब्सटेंसेस को भी ये डिज़ोल्व कर सकता है अगर उसके पास चार्ज ग्रुप हो। सो इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इस वजह से बोलते हैं, एक पोलर सब्सटेंसेस भी डिज़ोल्व कर रहे हैं, दूसरा नॉन पोलर सब्सटेंसेस भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं अगर उसके पास कोई चार्ज ग्रुप हो, और तीसरा डिस्कस किया है कि आयोनिक सब्सटेंसेस को भी वाटर क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने बोला कि ऐसा कोई सॉल्वेंट हमारे पास नहीं है जो इतनी सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है, तभी हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। Such compounds, when dissolved in water, dissociate into positive or negative ions and are more favorable state। ये वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि जब उसको आप डिज़ोल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई आल केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग थिंग्स अकर इन एक्वस मीडियम। चूँकि इतनी सारी चीज़ों को ये डिज़ोल्व करता है, इतनी सारी चीज़ों को ये ब्रेक कर रहा होता है, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का फ़ायदा क्या है, केमिकल रिएक्शंस लिविंग थिंग्स में इसी की वजह से होते हैं। लिविंग थिंग्स की तो खासियत ही यही है कि उसमें मेटाबॉलिज्म होता है ना, रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस जो है उसका क्रेडिट किसको जाता है, वाटर को जाता है, ठीक है। सो ये आसान है। ये अगर आप लोग वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, बुक वाला डायग्राम आप लोगों के जो दिया है वही है। वाटर आप लोग पढ़ते हैं, उसका फार्मूला क्या है, H2O। तो ये ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये वाला। ये एरो वैसे मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि एरो आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर दे।
अच्छा, कुछ के माइंड में अराइज होगा कि ये तो बुक वाले लाइंस आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पर बुक लाइंस सही लिखे हैं तो इस वजह से मैंने इसको जो है वो अपने वाले नोट्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए। ऑल्दो इसके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, वो थोड़े से आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि सर आप बुक के लाइंस जो है वही एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, सो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वाटर की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? लिखा है द पोलैरिटी ऑफ वाटर मेक देम इंटरेक्ट विद ईच अदर। वाटर दो मालिक्यूल्स है ना, सपोज करते हैं फॉर वाइल ये एक वाटर मालिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मालिक्यूल है, तो लिखा है कि हाई पोलैरिटी की वजह से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। The charged region on each molecule are attracted to opposite charged region on neighboring molecule forming weak bond। लिखा है सपोज करते हैं फॉर वाइल कि ये हमारे पास एक ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और एक हमारे पास ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा वाटर मालिक्यूल हमारे पास ये है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा हाइड्रोजन है इसके ऊपर भी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लिखा है कि एक मालिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, वो क्या करता है, वो दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव साइड के साथ क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, एक वीक अट्रैक्शन बनाता है। ठीक है, सिंस द पॉजिटिवली चार्ज रीजन इन दिस स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज अ हाइड्रोजन एटम, द बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूँकि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर बार बार क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स इसमें ज़्यादा है, तो हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। हम इसकी केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे, बस आप लोग इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को और इसके साथ साथ नेगेटिवली चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जो कि नॉर्मली इस केस में ऑक्सीजन ही हो सकता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डॉटेड लाइंस की मदद से शो करते हैं। डॉटेड लाइंस जो है वो क्या करते हैं, इसका स्ट्रेंथ शो कर रहे होते हैं। दिस बॉन्ड इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ ईजिली ब्रोकन। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दे तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन डॉटेड लाइंस का मतलब कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज़ लिक्विड एट टेम्परेचर सूटेबल फॉर लाइफ। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चलो हमें केमिस्ट्री की तो समझ आ गई है कि ये एक वाटर मालिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मालिक्यूल है, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाया है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना है नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के साथ। क्वेश्चन ये है फ़ायदा क्या है, ये तो केमिस्ट्री थी ना, फ़ायदा क्या है? तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये वाला लाइन है। आप लोगों की बुक में इसका इम्पोर्टेंस ये डिस्कस किया है कि बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर एक्ट्स एज ए लिक्विड, वाटर एक्ट्स एज अ फ्लूइड, वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, फ्लूइड के तौर पर एक्ट करता है। कंसिडर करते हैं फॉर वाइल इस हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं स्ट्रॉन्ग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देता हूँ, तो मुझे बताओ वाटर मॉलिक्यूल टाइटली कनेक्ट हो जाएंगे यानी, तो फिर तो ये सॉलिड बन जाएगा, वाटर तो सॉलिड बन जाएगा, तो इसका तो फ़ायदा नहीं होगा। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल इस हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं ब्रेक कर देता हूँ, तो जब मैंने ब्रेक कर दिया तो वाटर किधर चला गया, वाटर एवापोरेट हो गया, तो फिर वो क्या बन गया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको लिक्विड रखने में किसका रोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, उसको कंबाइन रखता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको क्या बना दे, सॉलिड बना दे। ठीक है, सो ये इसका ज़रूरी इंपॉर्टेंस है। दूसरा लिखा है कि द हाई कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर विच इन टर्न्स मेक देम एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। लिखा है कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि कोहेशन एंड एडहेसिव फोर्सेस डेवलप होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोहेशन और एडहेशन किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। और कोहेशन एंड एडहेशन का फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मीडियम मीन आप देखें ना, प्लांट के बॉडी में मिनरल्स ऊपर कौन लेके जाता है, वाटर लेके जाता है। मुझे बताओ फूड नीचे कौन लेके आता है, वाटर लेके आता है। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम इस वजह से है क्योंकि ये मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और ये फूड को भी क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, कोहेशन और एडहेशन की वजह से। इसकी समझ आ जाएगी। तो ये दो लाइंस आप लोगों के लिए ज़रूरी है, पेपर में आएगा कि वाटर एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट मीडियम बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी की वजह से, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
आगे जो मैंने डिस्कस किया है ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ डायग्राम देख लें। डायग्राम में ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। और आप देख लें सबके बीच में मैंने डॉटेड लाइंस जो है वो बनाए हैं। डॉटेड लाइंस क्या शो कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहे हैं। तो ये जो मैंने पहला डायग्राम बनाया था बिल्कुल वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं जो आप लोग के लिए आसान हो। तो ये क्या थी? ये वाटर की दूसरी प्रॉपर्टी थी। आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी के हवाले से, दैट इज़ कोहेशन एंड एडहेशन। वैसे कोहेशन एंड एडहेशन का तो सीधे सीधे आप लोगों ने फ़ायदा डिस्कस कर दिया है। इसका फ़ायदा क्या होगा आप लोग डिस्कस करेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस वाटर एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट मीडियम, ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है, जो कि डिटेल में मैं आपके सामने भी डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट लिखा है कि कोहेशन इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग वाटर मॉलिक्यूल विच इनेबल्स द वाटर मॉलिक्यूल टू स्टिक टुगेदर। ये एक वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है ना, तो दूसरे के साथ ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है इसको हम कोहेशन बोलते हैं, या आप बोले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। बस एक ही बात है। कोहेशन आप समझे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको हम नाम देते हैं। वाटर फ्लो फ्रीली ड्यू टू कोहेशन। वाटर मॉलिक्यूल आल्सो हैव अट्रैक्शन टू पोलर सर्फेसेस। आप देखिए ना, ये वाटर मॉलिक्यूल जब आगे बढ़ रहा होगा, आगे फ्लो कर रहा होगा, तो इसके पीछे ये सारे मॉलिक्यूल्स जाएंगे या नहीं जाएंगे? फ्लो करते रहेंगे। तो कोहेशन की वजह से वाटर क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं करते कि वो अपने एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर रहे होते हैं, बल्कि इनके सामने यहाँ पर कोई पोलर सरफेस हो, कोई ऐसा सरफेस हो जो पोलर हो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल उस पोलर सरफेस के साथ भी क्या करना शुरू कर देते हैं? बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। आप समझे, उसके साथ भी अट्रैक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये पोलर सरफेस है और ये देख लो सर्कल वाटर ने उसके साथ अट्रैक्शन बनाया है। डिस्कस किया है कि दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडहेशन। कौन से अट्रैक्शन को एडहेशन बोलते हैं? जो आप लोगों ने डिस्कस किया कि वाटर क्या कर रहा है? वाटर पोलर सरफेस के साथ कर रहा है, तो इसको एडहेशन बोलते हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में इसको लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा H2O और H2O के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है? ये कोहेशन है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि H2O प्लस पोलर सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एडहेशन बोलते हैं। ठीक है, लिखा है कि बोथ कोहेशन एंड एडहेशन आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो तो मैंने आप लोगों को सीधे बताया कि वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। These properties of water enable it to circulate in living bodies and to act as transport medium। ये देखिए, ये पहले तीन लाइंस किस चीज़ के चल रहे हैं? केमिस्ट्री के चल रहे हैं। अब बायो में इसका फ़ायदा क्या है? तो मैंने आप लोग को बताया यही फ़ायदा है कि इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। सपोज़ करते हैं फॉर अ व्हाइल ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट के अंदर जाइलम है, ठीक है, उस जाइलम के अंदर आप लोग देख ले वाटर ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि वाटर चलो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बना के ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इधर ये फर्श पे पानी पड़ा है तो ये क्यों ऊपर नहीं जा रहा? क्योंकि असल में उनको सपोर्ट कोई नहीं प्रोवाइड करता। तो वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर साइड से क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? जाइलम सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस केस में जाइलम एक पोलर सरफेस है, तो ये वाटर आपके लिए प्लांट में मिनरल लेके जाता है। आप देखें ना, फूड प्लांट में नीचे कैसे आता है, जो आप लोग टेक थ्योरी पढ़ते हैं, उसका भी क्रेडिट जाता है वाटर को, कि वाटर उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड आप लोग देख ले ट्रांसपोर्ट मीडियम है ना, तो पूरे बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? यही क्रेडिट है कि वाटर चल रहा होता है कोहेशन एंड एडहेशन की वजह से। तो ये क्या है? ये आप लोगों ने डिस्कस की है वाटर की तीसरी प्रॉपर्टी। आई थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पेपर में जो इससे MCQs आएगा यही आएगा कि वाटर एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट मीडियम बिकॉज ऑफ क्या? कोहेशन एंड एडहेशन। इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। इसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आसान है, दिखता मुश्किल है इनिशियली, जब आप लोग सुनेंगे अभी समझ आ जाएगी। मैंने लिखा है यहाँ पर कि हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। डेफिनेशंस तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज़ करते हैं फॉर व्हाइल ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर यहाँ पर मैं सपोज़ कर लेता हूँ हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है या वाटर मौजूद है, और इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस मैंने वैसे ही रैंडम लिखा।
मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मैं इसको 16 डिग्री सेल्सियस कर दूँ। कितना चेंज लेकर आऊँ, 1 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा यहाँ पर। इसको जो हीट मैं दे रहा हूँ ना, दिस अमाउंट ऑफ हीट, ये वाला अमाउंट ऑफ हीट that is required to raise temperature of this substance, that is required to raise the temperature of this 1 gram water by 1 degree Celsius, this amount of heat is called क्या, heat capacity। इसको हम क्या नाम देते हैं, हीट कैपेसिटी। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आपने लाना है 1 ग्राम वाटर या किसी भी सब्सटेंस में, तो आपको हीट देना पड़ेगा, और उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। लिखा है कि the specific heat capacity of water can be represented is number of calories required to raise the temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius। बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है, इसको आसान कर दे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की उस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं जो कि क्या करता है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लेके आता है। कितनी एनर्जी चाहिए होगी, अगर हमारे पास इस बीकर में 1 ग्राम वाटर हो तो कितना हीट चाहिए होगा, तो लिखा है 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी या 4.1 जॉल्स एनर्जी चाहिए होगी, इसके इक्वल होता है, बराबर होता है। इतनी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। लिखा है कि वाटर हैज़ रिलेटिवली हाई हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लिखा है कि अगर आप बाकी चीज़ों को उठाए और वाटर के साथ कंपेयर कर ले तो वाटर का जो हाई स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है, बाकी बहुत सारी चीज़ों के मुकाबले में, बहुत सारे सॉल्वेंट्स के मुकाबले में वाटर के जो हाई हीट कैपेसिटी है वो क्या है, वो ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा कि वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है और अदर सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें हीट कैपेसिटी उसकी कम है, मतलब कि उधर कम हीट चाहिए होता है। Because much of the heat absorbed by water is utilized in the breakdown of hydrogen। क्वेश्चन ये है कि अदर सब्सटेंसेस के मुकाबले में वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो क्यों ज़्यादा है, तो लिखा है कि ये इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफ़ी सारा क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए होता है, और वो हीट जो है वो उसको ब्रेक करेगा तभी वो गैस वगैरह में कन्वर्ट करेगा ना। तो चूँकि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी ज़्यादा है तो इस वजह से हीट क्या होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। सो मैं इन 3 लाइंस को समराइज़ कर दूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और फिर मैं बोलूँगा कि वाटर के लिए वो एनर्जी 1 कैलोरी है। फिर मैं बोलूँगा कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बाकी चीज़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और फिर मैं बोलूँगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा है। डिस्कस किया है देयरफॉर इट डज़ नॉट मैनिफेस्ट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये यहाँ पर मैं समझाता हूँ। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन काज वेरी लिटिल इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिखा है कि आप बहुत सारा हीट देते रहे, वो हीट किधर जाएगा पता है, वाटर अपने पास स्टोर करता रहेगा, जमा करता रहेगा, और उसके अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, उसके अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर इट डज़ नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। स्टोर करता है लेकिन वाटर टेम्परेचर का नहीं बढ़ेगा। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन काज वेरी लिटिल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर रेजिंग। बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब होगा और टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वहाँ पर चेंज आ जाएगा। ड्यू टू इट्स हाई हीट कैपेसिटी वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र। ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर स्टार लगा लें कि बिकॉज ऑफ द हाई हीट कैपेसिटी वाटर एक्ट्स एज क्या, टेम्परेचर स्टेबलाइज़र फॉर ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट इन हॉट एनवायरनमेंट एंड हेंस प्रोटेक्ट द लिविंग मटीरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। आप देखिए ना, ये एक बंदा है, इस बंदे के बॉडी में हज़ारों की तादाद में रिएक्शंस अगर हो रहे हैं। अब ये जो हज़ारों की तादाद में रिएक्शंस हो रहे हैं ये तो हीट बना रहे हैं, तो ये हीट इस पूरे बॉडी को एक सूप में कन्वर्ट कर सकता है। इतना सारा हीट बन रहा है कि ये बंदा ख़त्म हो जाएगा इधर से। फिर क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, हो जाए ना। इस वजह से नहीं ख़त्म हो रहा क्योंकि कमाल वाटर का है, वाटर सारे का सारा हीट एब्जॉर्ब करके अपने पास स्टोर कर देता है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर आप बोले कि 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो टेम्परेचर स्टेबलाइज़र हो गया, हमें सडन थर्मल चेंजेस से बचाता है। सिर्फ हमें नहीं बचाता,
हॉट इन्वायरमेंट में जब होता है ना, सपोज करते हैं फॉर अ वाइल, 1 मिनट के लिए इधर देख ले, ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉन्ड है या ये सी है, सपोज करते हैं पूरा दिन इसके ऊपर लाइट फॉल करेगा, तो मुझे बताओ अगर इसके ऊपर पूरा दिन लाइट फॉल कर रहा है तो यहाँ का तो हीट बढ़ना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इधर सारे फिश, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह की डेथ होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? वाटर को क्रेडिट जाता है कि बहुत सारे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा, इसी वजह से हम बोलते हैं टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर एक्ट कर रहा है। और ये क्यों? हाई हीट कैपेसिटी की वजह से, ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा होता है, अपने अंदर चेंज नहीं लाने देता। ठीक है, सो यहाँ आएगा पेपर में कि वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र बिकॉज ऑफ क्या? हाई हीट कैपेसिटी। वाटर प्रिवेंट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस बिकॉज ऑफ द हाई हीट कैपेसिटी, इसकी वजह से उसको बचा रहा होता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो और हो गई, वो मैं आगे जाके आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ नेक्स्ट इसमें पार्ट में, क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है आप लोगों ने। और ऑनलाइन क्लासेस में दोबारा इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेडली मैं नहीं करूँगा, बैच 2 में शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें मेरे अपने नोट्स होंगे। ये मैं फ़िलहाल आप लोगों को बुक का टेक्स्ट ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इसी लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है उसमें आप लोग ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देख लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देख लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।